हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसन हो विद्यार्थियों? बढ़िया? चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और इसी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जो एग्जाम है, पहले पेपर का इतिहास का, वो 21 को होने वाला है और उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर की जो सीरीज है, उस सीरीज का 31वां मॉडल पेपर है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, उसका समावेश मैंने इस मॉडल पेपर में किया है। 2 मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। ओके, चलिए आज का मॉडल पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक कालीन समाज कैसा था? वैदिक काल में जो समाज था वो किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, संयुक्त था या एकल था? ये आपको बताना है। तो देखिए, वैदिक कालीन जो समाज था, मैंने आपको बताया कि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। बहुत सारी नारी की मूर्तियां मिली है, नारी की मूर्तियों का, और साथ ही बहुत सी जो सिक्के मिले हैं, जो मोहरें मिली हैं, उनके ऊपर भी मातृ देवी का चित्रण किया गया है। तो उससे ऐसा माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था, माता की प्रधानता थी। दूसरा है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब ऐसा समाज जिसमें पिता सर्वे सर्वा होते हैं। जैसे हमारा जो वर्तमान समय है, इसमें घर में जो पुरुष होते हैं, चाहे वो आपके पिताजी हैं, चाहे आपके दादाजी हैं, उनकी ही घर में चलती है। वो अपने हिसाब से घर की शासन व्यवस्था को देखते हैं। वो जो कह देंगे वो अंतिम निर्णय होगा उनका। ठीक है, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज या पितृसत्तात्मक परिवार, आप उसको कह सकते हो। आज सब्जी क्या बनेगी तो दादाजी डिसाइड करेंगे, पापा डिसाइड करेंगे कि अभी सब्जी किसकी बननी है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब घर की सारे जो डिसीजन है वो सारे कौन लेते हैं? या तो पिताजी लेंगे या घर के जो बड़े पुरुष हैं, दादाजी हैं, वो लेंगे। उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। तीसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त का मतलब इकट्ठे रह रहे हैं, जिसमें आपके काका है, बाबा है, आपके पापा के जो भाई हैं, वो सब इकट्ठे रह रहे हैं, साथ में उनके बच्चे भी वहीं रह रहे हैं। तो ऐसा जो परिवार है वो कहलाता है संयुक्त परिवार। और चौथा है एकल परिवार। एकल परिवार मतलब ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उसको एकल परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि वैदिक काल के अंदर जो समाज था वो किस प्रकार का था? तो सही उत्तर क्या होगा? आपने देख लिया होगा उत्तर। सही उत्तर है पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था वैदिक काल, और पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी पिता की इच्छा से ही घर में जो है कार्य होते थे। पिता ही जो है वो सर्वे सर्वा थे। ठीक है, तो वैदिक कालीन समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ऋग्वेद में अघन्या किसे कहा गया है? अघन्या, अघन्या, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, यानी जिसे मारा नहीं जा सके। अगर मारा जाएगा तो पाप होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा, उसे कहते हैं अघन्या। तो ऋग्वेद के अंदर अघन्या किसे कहा गया है? देखिए ऑप्शन, देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने। गऊ, गऊ यानी गाय, वृषभ, वृषभ माने बैल, अश्व, अश्व माने घोड़ा, और मयूर, मयूर माने पक्षी, पक्षी है मोर है। तो इन चारों में से किसको अगन्या कहा गया? यानी कि मारना वर्जित है, आप मार नहीं सकते हो, ऐसा कौन सा प्राणी है? तो वो है गाय। गाय को क्या माना गया है? अगन्या माना गया है ऋग्वेद के अंदर। क्यों? क्योंकि गाय जो थी वो विनिमय का साधन थी। मैंने आपको बताया था कि विनिमय, विनिमय का मतलब है कि आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु उसको देनी पड़ेगी। वर्तमान में तो विनिमय में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, रुपए पैसे। आप दुकान पे गए, 1 किलो चीनी लेनी है, आपको चीनी ले ली, और उसके बदले में आपने चीनी का जो भी मूल्य है 40-50 रुपए किलो, वो आपने दुकानदार को दे दिया। ठीक है, तो अब तो मुद्रा का विनिमय हो रहा है। लेकिन प्राचीन समय में क्या था? वस्तु विनिमय हुआ करता था, यानी कि एक वस्तु आपने दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु सामने वाले से आपने ले ली, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो गऊ जो थी, गाय जो थी, वो वस्तु विनिमय का माध्यम थी। ठीक है, इसीलिए उसको अघन्या कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। देखो विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न क्या है? ये स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ऑप्शन दिख नहीं रहे। हाँ अब ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए आपके सामने क्या है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के गले का, महिलाएं आभूषण पहनती गले में, तो महिलाओं के गले का स्वर्ण आभूषण, ओहो स्वर्ण आभूषण, सोने का आभूषण, स्वर्ण आभूषण कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं गले में जो धारण करती थी सोने का आभूषण, जो ज्वेलरी पहनती थी, उसको क्या कहते थे? पारस, निष्क, निशक या कोई नहीं? क्या उत्तर होगा इसका बताओ? आपने जान लिया होगा उत्तर, आपको आता होगा इसका उत्तर, और इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों निष्क। निष्क इसका सही उत्तर है। निष्क जो है वो आभूषण था, वैदिक काल के अंदर महिलाएं गले में उसको धारण करती थी। चलिए औरों की बात कर लेते हैं। पारस क्या होता है? पारस का मतलब आपको पता है, पारस एक तरह का पत्थर होता है ना? इसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां भी सुनी होगी कि पारस एक पत्थर होता है, और उस पत्थर को किसी वस्तु के अगर टच कर दिया जाए तो वो वस्तु किस में कन्वर्ट हो जाती है? सोने में कन्वर्ट हो जाती है। वो वस्तु सोना बन जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए ये एक तरह का पत्थर होता था, जिसको पारस पत्थर कहते हैं, जो बताता था कि भाई सोने में शुद्धता कितनी है। तो ऐसी भी कई विवरण मिलते हैं अपने को। तो ऐसा कोई पत्थर होता है क्या? ऐसा कोई पत्थर है भाई? हो सकता है कि कोई पत्थर ऐसा मिल जाए, टच करें, वो सोने का बन जाए? मेरे को तो आज तक मिला नहीं, आपको मिले तो बताना ऐसा कोई पत्थर है, अपन भी फिर सोना बनाएंगे।
तो पारस तो ये हो गया। अगला देखो निष्क, निष्क मैंने बता दिया महिलाओं के गले का क्या है, स्वर्ण आभूषण है, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं गले में इसको धारण करती थी, ये अपना सही ऑप्शन है। अगला तीसरा है निशक, निशक देखो क्या है, ये आप कंफ्यूज करेगा आपको, निष्क और निशक ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। तो याद रखना ऋग्वेदिक काल के अंदर महिलाएं गले में जो सोने का आभूषण पहनती थी उसको कहते थे निष्क, से आधार है। और जहां पर से पूरा आ जाए निशक, निशक क्या है, निशक सोने की मुद्रा है। क्या है विद्यार्थियों, निशक जो है वो सोने की मुद्रा है। क्यों? क्योंकि मौर्य काल के अंदर जो है सोने के सिक्के चलते थे और उन सिक्कों को निशक कहा जाता था। ये ध्यान रखना है आपको। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के गले का आभूषण क्या कहलाता था, निष्क कहलाता था। लेकिन मौर्य काल के अंदर जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों को, सोने के सिक्कों को निशक कहा जाता था। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो किस तरह के थे, एकेश्वरवादी थे, बहुदेववादी थे, कृत्रिम देवता पूजक थे या मूर्ति पूजक थे? तो इसमें से आर्य किस तरह के थे? धार्मिक जीवन की बात हो रही है कि आर्य जो थे वो धार्मिक रूप से कैसे थे? क्या वो एकेश्वरवादी थे? क्या वो एक देवता को मानते थे? क्या वो बहुदेववादी थे? क्या वो एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे? कृत्रिम देवता, क्या उन्होंने खुद के अपने देवता बना रखे थे कृत्रिम रूप से? या मूर्ति पूजक थे, या मूर्तियों की पूजा करते थे? तो आपको ये पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि ऋग्वेद के अंदर जो है बहुत से देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ऋग्वैदिक आर्य एकेश्वरवादी तो नहीं थे, एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत से देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, बहुदेववादी कहलाते हैं। यानी ऋग्वैदिक आर्य एक साथ प्रकृति में विद्यमान बहुत से देवताओं की पूजा करते थे, है ना। मैंने आपको देवता बताए थे, जैसे इनके प्रमुख देवता जो थे वो धौंस जो कि आकाशीय देवता थे, पृथ्वी जो कि पृथ्वी की देवता मानी जाती थी, जो कि माता मानी जाती थी, सभी देवताओं की जननी मानी जाती थी पृथ्वी। धौंस जो है वो आपके आकाश के देवता माने जाते थे, सभी देवताओं के पिता माने जाते थे धौंस। उसके अलावा अग्नि देवता, उसके अलावा इंद्र देवता, वरुण देवता, पूषण देवता, सविता सूर्य देवता, इस तरह से ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। इसीलिए ऋग्वैदिक आर्य क्या थे, बहुदेववादी थे। और मुख्य बात, जितने भी देवता थे ऋग्वैदिक आर्यों के वो सभी प्राकृतिक देवता थे। प्रकृति में जो चीजें विद्यमान थी, जो ताकतें थी, जो शक्तियां थी, उन्हें ही ऋग्वैदिक आर्यों ने अपना क्या बना लिया था, देवता बना लिया था। तो एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे ये लोग। इसीलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुदेववादी की तरफ जाएंगे। अगला देखिए, कृत्रिम देवता पूजक, खुद के कोई देवता कृत्रिम रूप से उन्होंने नहीं बनाए थे। मूर्ति पूजक, किसी मूर्ति का प्रमाण नहीं मिलता है वैदिक काल के अंदर, किसी प्रकार की कोई मूर्ति हमें नहीं मिलती है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में अपने को बहुत सी मूर्तियां मिली थी, बहुत सी मोहरें मिली थी, सिक्के मिले थे जिनके ऊपर जो है देवता अंकित है, 2 सींग वाले देवता का उल्लेख किया गया, जिसे हमने हमने शिव माना है, भगवान शिव का प्रतीक माना है। लेकिन वैदिक काल के अंदर किसी प्रकार की कोई मूर्ति हमें उत्खनन में नहीं मिलती है, इसलिए हम ऋग्वैदिक आर्यों को मूर्ति पूजक नहीं कह सकते। तो सही आंसर क्या होगा, ऋग्वैदिक आर्य कौन थे, कैसे थे, बहुदेववादी थे। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त जो है वो कौन से देवता के मिलते हैं, यानी ऋग्वेद के अंदर ऐसा कौन सा देवता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है? तो वो देवता कौन है विद्यार्थियों, वो देवता है इंद्र देवता, वर्षा के देवता, बरस बरस मारा इंद्र राजा, वही वाले इंद्र देवता। तो इनके ऊपर कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त जो है इंद्र देव के ऊपर लिखे हुए हैं। उसके अलावा अग्नि देवता की बात करें तो 200 सूक्त अग्नि देवता के मिलते हैं। ठीक है, सूर्य देवता, वरुण देवता, इनका भी उल्लेख है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उल्लेख है, सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है, इंद्र देवता किया गया है। लगभग 250 सूक्त जो है वो इंद्र देवता के बारे में हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए 6ठा प्रश्न क्या है। वैदिक काल में पणि शब्द किसके लिए मिलता है, पणि किसे कहा जाता था वैदिक काल के अंदर? तो मैंने आपको जो वैदिक साहित्य की और वैदिक जो हमने सभ्यता की जो बात की थी, वैदिक सभ्यता से संबंधित मैंने 4 वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे। वो क्लासें अगर आपने ली है तो ये सारे प्रश्न मैंने उन्हीं क्लासों में से बनाए हैं। तो जिस बच्चे ने ये क्लासें देखी है वो इन प्रश्नों के आराम से जवाब दे देगा। तो वैदिक काल के अंदर पणि शब्द का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पणि का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी, या फिर अपन कह सकते हैं कि उस समय ऋग्वैदिक काल के अंदर ऐसे लोगों का समूह जो गायों की चोरी किया करते थे, गायों की चोरी किया करते थे। क्यों? क्योंकि गाय जो थी व्यापार विनिमय का माध्यम थी, और ये पणी जो है व्यापारी हुआ करते थे। इनको तो व्यापार करना होता था, तो ये गायों की चोरी किया करते थे, और राजा जो है इन पणियों के साथ क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। तो पणी शब्द किसके लिए मिलता है, पणी शब्द जो है विद्यार्थियों वो व्यापारी वर्ग के लिए मिलता है। याद रहेगा, पणी 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 ऐसे बनिया, ऐसे याद रखना, बनिया बनिया यानी व्यापारी, बनिया एक वर्ग है, व्यापारी होते हैं बनिए। तो आप ऐसे याद रखना, पणी से बनिया, बनिया से पणी याद रख लेना आप। ठीक है, पणी यानी व्यापारी। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रिय पशु कौन था? ऐसा प्रिय पशु जिसे आर्य पसंद करते थे। हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, प्राचीन काल में सबसे पहले मनुष्य ने जिस जानवर को पाला था वो कुत्ता था। लेकिन आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा, क्योंकि घोड़े के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं, आर्य वैदिक सभ्यता से मिले हैं।
और आर्य लोग जो है वो घोड़ों को बहुत ज्यादा संख्या में पालते थे, बहुत बड़ी संख्या में घोड़ों के प्रमाण मिले हैं। तो ऋग्वेदिक आर्यों का प्रिय पशु कौन है? घोड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, राजा द्वारा सिंहासन, राज सिंहासन ग्रहण करते समय किए जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता है? यानी कि राजा जब राजगद्दी पर आसीन होता था, राजगद्दी पर बैठता था, तो वो कौन सा यज्ञ करवाता था? चार यज्ञ आपके सामने आ रहे हैं, देखो चारों यज्ञों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या किरीटिष्ट यज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? राज सिंहासन, राज राज राज, ये लो, राज से राज मिल गया, राज खुल गया, राज का पर्दाफाश हो गया। तो राज सिंहासन, राजा जब राज सिंहासन प्राप्त करता था तो कौन सा यज्ञ करता था? राजसूय यज्ञ किया करता था। विद्यार्थियों याद रह जाएगा, आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, बाकी यज्ञों की बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपको पता होना चाहिए, अश्व छोड़ता था राजा, राजा साम्राज्य विस्तार करने के लिए इस यज्ञ को करता था। राजा को जब अपना साम्राज्य का विस्तार करना होता था, अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था, तो कहते हैं कि एक घोड़े को राजा छोड़ता था और घोड़ा उसके साम्राज्य से बाहर के साम्राज्य या दूसरे राजा के एरिया में जाता, और अगर दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता तो उस राजा को इस यज्ञ करने वाले राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, इसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, क्योंकि इसमें अश्व छोड़ते थे और अश्व जहां तक घूम जाता, जिस जिस एरिया में अश्व घूमता, उस एरिया में अगर उस अश्व को कोई नहीं पकड़ेगा तो वो पूरा एरिया उस यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा। उसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ है। अच्छा, उसके अलावा वाजपेयी यज्ञ रह गया। वाजपेयी यज्ञ का मतलब है कि ऐसा यज्ञ जिसके अंदर राजा अपने अंदर देवी शक्तियों का आरोपण करता है, यानी कि खुद को देवता मानता है, खुद के अंदर देवताओं की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के आने की कोशिश करता है। हम्म, देवता के तुल्य बनाता है खुद को, तो वो यज्ञ क्या कहलाता है? वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो राजा के अंदर देवी शक्तियों के आरोपण के लिए या देवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो राजा यज्ञ करता था उसे हम कहते हैं वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध इसका आंसर हो गया। राजसूय हमने रा पढ़ लिया। अब बच गया किरीटिष्ट यज्ञ। किरीटिष्ट का मतलब होता है अकाल। किरीटिष्ट का मतलब होता है अकाल, यानी कि अकाल के समय में जब बारिश नहीं हो रही होती है उस समय में जो यज्ञ राजा करता है उसे कहते हैं किरीटिष्ट यज्ञ। है ना, इस यज्ञ कोई भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है या सामान्य रूप से प्रजा भी कर सकती है किरीटिष्ट यज्ञ को। किरीटिष्ट का मतलब ही, किरीटिष्ट शब्द का मतलब ही अकाल होता है। ठीक है, अकाल जब पड़ जाए उस समय जो यज्ञ किया जाए उसे कहते हैं किरीटिष्ट यज्ञ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राज सिंहासन ग्रहण करते समय कौन सा यज्ञ करेगा राजा? राजसूय यज्ञ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। वैदिक कालीन विवाह के प्रकारों में सबसे निकृष्ट कोटि का, निकृष्ट का मतलब है निम्न कोटि का, निकृष्ट का मतलब क्या है? निकृष्ट का मतलब है निम्न, बिल्कुल निचले स्तर का जो विवाह है वो कौन सा है? सबसे घटिया किस्म का विवाह कौन से प्रकार का है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे घटिया किस्म का जो विवाह है विद्यार्थियों वो है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह को सबसे घटिया किस्म का विवाह बताया गया है। मैंने आपको 8 विवाहों के प्रकार पढ़ाए थे और 8 विवाहों के प्रकार के अंदर जो उच्च कोटि के विवाह है वो 4 बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से हैं बताओ? हाँ, याद करो, रिकॉल करो। वैदिक सभ्यता का लगभग तीसरा या चौथा वीडियो आप देखेंगे, चौथा वीडियो, उस वीडियो के अंदर, चौथे वीडियो के अंदर आपको विवाह के प्रकारों के बारे में मैंने बताया था। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 4 प्रकार के विवाह को उच्च कोटि का माना गया है। कौन कौन से हैं वो? ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, और एक बच गया देव विवाह। ये 4 विवाह जो है वो उच्च कोटि के होते हैं। बाकी के 4 विवाह जो है वो निम्न कोटि के होते हैं, जिसके अंदर आपके असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह निम्न कोटि के होते हैं। अब इन निम्न कोटि के विवाहों में भी सबसे घटिया किस्म का जो विवाह है वो कौन सा है? पिशाच विवाह है। पिशाच विवाह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस विवाह में, पिशाच विवाह का तात्पर्य ये है कि ऐसा विवाह जिसमें किसी महिला को, किसी महिला के साथ संबंध स्थापित कर लिया जाए, संभोग कर लिया जाए और उसके बाद उससे विवाह किया जाए, उसे कहते हैं पिशाच विवाह। इसीलिए इसको निम्न कोटि का माना गया है। ठीक है, उसके अलावा इसका सही उत्तर तो होगा पिशाच विवाह। ठीक है, औरों की बात कर लेते हैं। देखो असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब है ऐसा विवाह जिसके अंदर कन्या को पैसे देकर खरीद लिया जाए, पैसे दिए वधु पक्ष वालों को और कन्या से विवाह कर लिया, उसको असुर विवाह कहते हैं। तीसरा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह का मतलब लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर घर वालों की बिना अनुमति के विवाह कर लिया, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह मैंने आपको बताया था, ऐसा विवाह जिसके अंदर वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देते हैं और विवाह कर लेते हैं, उस विवाह को कहते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, लड़के वाले लड़की वालों को एक जोड़ी गाय या बैल देते हैं और विवाह कर लेते हैं, उसको कहते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, तो ये चारों विवाहों के बारे में बता दिया, लेकिन सबसे निम्न कोटि का विवाह कौन सा है? पिशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, पतन यानी सभ्यता खत्म कैसे हुई सिंधु सभ्यता, उसके पतन का कारण प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि प्रकृति में कोई आपदा आ गई। प्रकृति में आपदा, कोई बीमारी हो सकती है कि बहुत बड़ी भयंकर बीमारी फैल गई और भयंकर बीमारी फैलने से इलाज मिला नहीं, लोग मर गए हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा से सिंधु सभ्यता के खत्म होने का कारण किसने बताया है?
मार्टिन व्हीलर, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, दिख नहीं रहा आपको। तो किसने बताया है प्राकृतिक आपदा? मार्टिन व्हीलर, अमलानंद घोष, के यू आर कैनेडी या जॉन मार्शल? बताओ। चारों की बात करेंगे अपन, लेकिन पहले इसका सही उत्तर बताओ कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा के यू आर कैनेडी। के यू आर कैनेडी जो महोदय है, इन्होंने ऐसा कहा कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो मलेरिया से हुआ है। जैसे पीछे बीमारी चली थी 2019-20 में, कौन सी? कोरोना महामारी फैली थी ना, तो ये एक तरह की महामारी है जो तेजी से लोगों में फैल गई, इलाज मिला नहीं तो लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई। उसी तरह से के यू आर कैनेडी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंदर जो अस्थियां मिली है, जो मानव कंकाल मिले हैं, उन मानव कंकालों के अंदर मलेरिया के कीटाणु मिले हैं। किसको मिले? के यू आर कैनेडी को। और इसीलिए इन्होंने कह दिया कि भाई सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो मलेरिया रोग फैलने के कारण हुआ, इलाज मिला नहीं तो पूरी सभ्यता जो है इस रोग की चपेट में आ गई और नष्ट हो गई। तो प्राकृतिक आपदा से खत्म होना किसने बताया है? के यू आर कैनेडी ने बताया है। चलिए औरों की बात करते हैं। मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया था? इन्होंने कहा कि आर्य लोगों का आक्रमण हुआ और सिंधु वासियों से इनका युद्ध हुआ और सिंधु वासियों को उन्होंने हरा दिया और उनको खत्म कर दिया। ये कौन कहते हैं? मार्टिन व्हीलर कहते हैं। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। ट्रिक के लिए जाके देखो आप वैदिक सभ्यता का 1 नंबर वीडियो जाकर देखो आप, वहां पर आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने सारे बताए थे। ठीक है, आर्यों के आने की ट्रिक और साथ में सिंधु सभ्यता के पतन की। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ, आप जाके चेक करें आप। वीडियो संख्या 1 वैदिक सभ्यता, मार्टिन व्हीलर। उसके बाद के यू आर कैनेडी की बात होगी। अमलानंद घोष ने क्या कहा था? अमलानंद घोष ने कहा था कि कुछ परिवर्तनों के कारण, जलवायु में परिवर्तनों की वजह से जो है वैदिक सभ्यता आई थी और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। और जॉन मार्शल ने कहा था कि प्रशासनिक स्थिरता यानी प्रशासनिक तंत्र खराब हो गया था, प्रशासन कमजोर हो गया था, राजा की चलनी बंद हो गई थी, प्रजा अपनी मनमानी करने लगी थी। तो कहते हैं प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई, लड़ाई दंगे फैल गए सिंधु सभ्यता के अंदर और आपस में लड़ मर के खत्म हो गए वो लोग, ऐसा कहते हैं जॉन मार्शल। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता खत्म हुई, ये किसने कहा है? के यू आर कैनेडी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न आपके सामने। 11वां प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? सुरकोटड़ा विद्यार्थियों ऐसा स्थल जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष मिलने वाला स्थल है सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? सुरकोटड़ा विद्यार्थियों गुजरात के अंदर स्थित है। सही उत्तर होगा सुरकोटड़ा। अब देखिए आपके मस्तिष्क में प्रश्न आना चाहिए कि सर सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, जब वो घोड़े को जानते ही नहीं थे तो फिर सुरकोटड़ा के अंदर घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिल गई, अवशेष कहाँ से मिल गए घोड़े के? तो विद्यार्थियों, विद्वानों ने ऐसा बताया है कि ये जो स्थल है सुरकोटड़ा, ये उत्तर सैंधव स्थल है। उत्तर सैंधव स्थल का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थलों में खुदाई की गई है उसके लास्ट चरणों के अंदर ये स्थल मिला है सुरकोटड़ा, और यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी तो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अंतिम खुदाई के अंदर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता यानी वैदिक आर्य जो थे वो घोड़े से परिचित थे, और ये घोड़े के अवशेष जो हैं वो शायद वैदिक सभ्यता का हमें परिचय देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न आया कि सिंधु सभ्यता का स्थल जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कौन सा है? सुरकोटड़ा है। और सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, कथन किसका है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही महत्वपूर्ण स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े स्थल हैं, पाकिस्तान में स्थित है दोनों ही। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा मोहनजोदड़ो जो साहिवाल प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है। दोनों ही पास पास में स्थल हैं पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए इनको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कह दिया गया। तो ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं हमारे स्टुअर्ट पिगट महोदय। पिगट महोदय कहते हैं कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर मॉडर्न सिटी, सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर जहां से फैक्ट्रियों के प्रमाण मिले हैं, जहां से सौंदर्य प्रसाधनों के प्रमाण मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मणके बनाने की फैक्ट्री मिली है, काजल के अवशेष मिले हैं, सिंगारदानी के अवशेष मिले हैं, ये ऐसा स्थल कौन सा है? बताओ कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, 2 व 3 दोनों, बताइए कौन सा है? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 2 व 3, यानी कि 2 नंबर पे लोथल और 3 नंबर पे चनहुदड़ो। दोनों ही स्थल जो है विद्यार्थियों वो सिंधु सभ्यता के औद्योगिक नगर कहलाते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थलों से फैक्ट्रियों के प्रमाण मिले हैं, बड़ी संख्या में कारखाने मिले हैं, मनके बनाने की फैक्ट्रियां मिली है, सौंदर्य प्रसाधनों की फैक्ट्रियां मिली है। इसीलिए सिंधु सभ्यता का जो औद्योगिक नगर जो है वो कहलाते हैं आपके लोथल और चनहुदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, सैंधव प्रदेश ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता प्रदेश जहां से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। चावल के फसल के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से, चनहुदड़ो, कोल्डी हवा या राणा गुंडई, कौन सा स्थल है? सही उत्तर आपका क्या होगा? चावल के पहले अवशेष कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कोल्डी हवा, और यहां से चावल के प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
अगला प्रश्न, कब्रिस्तान एच के साक्ष्य कहां से मिले? ये अच्छा प्रश्न है भाई। कब्रिस्तान एच आपको पता होना चाहिए। कब्रिस्तान एच और एक कब्रिस्तान और मिला है जिसका नाम है R37, क्योंकि यहाँ पे 37 कब्रें मिली है। क्या मिली है? 37 कब्रें, कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान में कब्रें होगी, तो ऐसी कब्रें कहां से मिली है? R37 और कब्रिस्तान एच। तो ये जो विद्यार्थियों कब्र है ये मिली है हमें हड़प्पा से मिली है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हड़प्पा होगा। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान एच मिला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कब्रें मिली है वो कब्रें इस शेप में मिली है, इस तरह से, इस तरह से कब्रें दफन की हुई मिली है विद्यार्थियों। तो ये देखो एच का शेप मिल रहा है ना, एच बन रहा है ना यहाँ पे, है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे हड़प्पा, देखो हड़प्पा, एच से हड़प्पा और एच से ये हो गया, एच फॉर हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। तो एच एच, तो आपको सवाल आए सामने कब्रिस्तान एच कहाँ है, तो कब्रिस्तान एच जो है वो हड़प्पा में स्थित है। और कब्रिस्तान R37 ये भी कहाँ मिला है? ये भी आपको हड़प्पा में ही मिलता है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, सिंधु सभ्यता का स्थल जहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेडियम, खेल के मैदान, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर, जहां से स्टेडियम के प्रमाण हमें मिलते हैं। और वो शहर कौन सा है? वो शहर है धोलावीरा। और धोलावीरा विद्यार्थियों कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात में स्थित है धोलावीरा, जहां से बहुत बड़ा एक स्टेडियम मिला है। और उस स्टेडियम के साथ में एक सूचना पट भी हमें मिलता है। मैंने आपको बताया था, एक सूचना पट कह दो, चाहे आप इसको स्कोर बोर्ड कह दो, जिसके ऊपर स्कोर लिखते थे ये लोग। मैच होता है तो स्कोर लिखते हैं ना, भाई स्कोर किसका कितना हुआ है। तो कहते हैं कि स्कोर बोर्ड जो है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? धोलावीरा के इसी स्टेडियम से मिलता है। और धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य। ये देखिए, हमने पहले पिछले मॉडल पेपर में पढ़ा था मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य। अगर कुत्ते के समाधान के साक्ष्य की बात करें तो कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते को दफन करते थे कब्र के अंदर, वो साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर का स्थल है। और रोपड़ पंजाब, वहां से भी हमें मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न आपके सामने है कि मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य, यानी कि मनुष्य की जो हड्डियां मिली है, जो मनुष्य के कंकाल मिले हैं जमीन में दफन हुए हुए, उसके साथ में बकरे की हड्डियां भी मिली है। तो ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, जहां मानव के साथ, मानव कंकालों के साथ में बकरे की हड्डियां भी मिली है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, जानवरों की हड्डियां साथ में क्यों मिली है? तो विद्यार्थियों ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये इस तरफ इशारा करता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो पुनर्जन्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि ऐसा मानते थे कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म होगा या फिर यहाँ से जब स्वर्ग तक जाएगा, अब स्वर्ग स्वर्ग तक जाने का रास्ता लंबा है ना? तो इतना लंबा रास्ता तय करेगा व्यक्ति, तो उसको खाने-पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो अकेला जाएगा तो उसको साथ में भी कोई होना चाहिए। तो कहते हैं कि उस मनुष्य की जो प्रिय वस्तुएँ होती थी, खाने की, पीने की, पहनने की, कपड़े हैं, आभूषण हैं, साथ ही जो उसके प्रिय वस्तु कोई जानवर होता था, तो कहते हैं उसको भी उस व्यक्ति के साथ ही दफन करते थे, ताकि वो यहाँ से जब वो स्वर्ग तक जाए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो और वो इन चीज़ों का उपयोग कर ले। ठीक है? तो इसलिए जो है मानव के साथ में पशुओं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। याद रखना, मानव के साथ बकरे की समाधान के साक्ष्य हमें हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिलते हैं। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपके रोपड़ पंजाब से मिलते हैं। साथ ही बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से भी मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहां से हड्डियों से निर्मित औजार मिलते हैं। देखिए हमने पढ़े हैं, पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो पत्थरों से औजार बनाता था। पत्थरों से औजारों का निर्माण करता था और उन पत्थरों के औजारों से ही जो है वो पशुओं का शिकार किया करता था, मांस को काटा करता था। ये सब काम में लेता था पत्थरों, इसीलिए उसको पाषाण काल कह दिया गया। पत्थरों का काल था, पत्थरों से मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन करता था। लेकिन सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां से हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं, तो वो कहां से मिले हैं हमें? सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा चिरांद बिहार। चिरांद बिहार से हमें जो है हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध गुफा। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। भित्ति चित्र, भींत पे बने हुए चित्र, दीवार पे बने हुए चित्र, ऐसे चित्रों के लिए प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो कौन सी है गुफा ऐसी जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर शिकारी के चित्र बने हुए हैं, साथ ही चपल पशु यानी भागते हुए पशु के चित्र बने हुए हैं, पीछे से व्यक्ति के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं पशु के ऊपर, इस तरह के चित्र जो बने हैं वो किस गुफा पे बने हुए हैं विद्यार्थियों? वो बने हुए हैं चित्र भीमबेटका गुफा। और भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। याद रखना, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे फेमस जो गुफा है वो कौन सी है? भीमबेटका गुफा है, जहां से प्राचीन मनुष्य के जो है किस तरह के अवशेष मिले हैं? भित्ति चित्रों के अवशेष मिले हैं। जो चित्र मिले हैं हमें दीवारों पर, गुफा की दीवारों के ऊपर खोद करके, रगड़ करके, उत्कीर्ण करके बनाए हुए चित्र हैं। ठीक है, इस तरह से चित्र मिलते हैं भागते हुए व्यक्ति के, और साथ ही साथ में पशुओं के भी चित्र जो है हमें मिलते हैं। इस तरह से जानवर है, टूटे फूटे चित्र हैं, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, टूटे फूटे चित्र हैं जानवरों के, और मनुष्य के भी टूटे फूटे से चित्र हैं।
है ना, कटे-फटे चित्र हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा से हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाणकालीन स्थल, पुरापाषाण काल का ऐसा स्थल जहां से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि वृक्षारोपण के जमीन में वृक्ष को उगाने के जो साक्ष्य है वो हमें कहां से मिलते हैं विद्यार्थियों? चिरांद, मेहरगढ़, सांबर और डीडवाना। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सांबर। सांबर जो है जहां से हमें पुरापाषाणकालीन स्थल है जहां से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चिरांद की हमने बात कर ली थी, चिरांद बिहार के अंदर है जहां से हमें मनुष्य के द्वारा हड्डियों के औजारों के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है, जहां मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बसावट के स्थायी रूप से बसने के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, और डीडवाना जो कि नागौर के अंदर स्थल है, ये भी सैंधवकालीन स्थल माना जाता है, सॉरी पुरापाषाणकालीन स्थल जो है माना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वृक्षारोपण के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? सांभर से हमें मिलते हैं। ठीक है, ये थे आज के 20 प्रश्न। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, पता है मुझे, चलो करो, अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, और बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।